तो अमेरिका और इसराइल की बदतरीन जारी है। ईरान की जानिब से भी मुंहतोड़ जवाबी हमले किए जा रहे हैं। तेहरान पर फिजाई हमले में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद आग भड़क उठी। इसराइल ने जनूबी लबनान में रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी की। मजीद 5 शहरी शहीद और 6 जख्मी हो गए। लबनान में अब तक 850 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाइयों में खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बगदाद एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल दागे। अमरीकी सफारती मरकज को निशाना बनाने का दावा किया गया। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग बुझा दी गई। दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि ईरानी ड्रोन ने एयरपोर्ट पर ईंधन के टैंकर को हिट किया था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल होने का भी बताया। पासदारान इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना से हुई रियासत में तबाही और 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात है। सऊदी अरब ने ड्रोन से किया गया बड़ा हमला नाकाम बना दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक 43 ड्रोन मार गिराए गए। इससे पहले 6 मिसाइल भी अहदाफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिए गए थे। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए दिफाई तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ़ साहब, ये जो सिचुएशन अभी चल रही है मशरिक़ वस्ता में जंग के हवाले से और जिस तरह से अमेरिका इस जंग में आइसोलेशन का शिकार हमें नज़र आ रहा है, क्या आप इस हवाले से देख रहे हैं कि ये जंग किस जानिब जाते हुए दिख रही है? और ख़ासकर जिस तरह से इत्तेहादी भी आप ट्रंप का साथ देने से गुरेज कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि सदर ट्रंप इस सारी जंग में क्या आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे? अमेरिका तनहा इस जंग को आगे लेकर कैसे चल पाएगा? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ये जो है हर गुजरते हुए टाइम के साथ इसमें एक कम्प्लेक्सिटी में इजाफा हो रहा है जी। और जिस तरीके से जो अमेरिकन डोमिनेंस है वो चैलेंज हो गई है और ईरान के ऊपर बहुत सारे हमले किए, लेकिन नुकसान भी ईरान का बहुत हुआ। लेकिन जिस तरह से ईरान ने जो अपना सर्वाइवल किया और जिस तरीके से उसने सबको बर्दाश्त किया, वो एक बहुत ही एक डिफरेंट फिनोमेना है जिसने एक आप कह लीजिए कि वॉरफेयर की हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक जो पावर है वो उसने अपनी सारी, अब एक सुपर पावर ने अपनी सारी जो वेयर विदॉल है, मिलिट्री माइट है, उसका इस्तेमाल कर लिया कन्वेंशनल। और दूसरी तरफ से जो इतना कुछ नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद भी जो रेजिलियंस है वो स्टेट के अंदर कायम है। तो वो एक जी इसलिए बड़ा एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है। अब इवन अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो इस जंग की जो आप कह लीजिए कि जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो आए हर गुजरते दिन के साथ वो कम हो रही है। और जैसे आपने कहा कि जो अमेरिकन हलीफ हैं, जिसमें नेटो है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें एंग्लो सैक्सन कंट्रीज़ हैं, वो भी कोई बहुत खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इस जंग के अंदर जिस तरह की ये नॉन डिफरेंट वेक्टर्स के साथ ये जंग हो रही है जो कि ना तो कन्वेंशनल है ना नॉन कन्वेंशनल है, जिसमें ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसको एक नॉन कांटेक्ट तरीके से लेकिन एक बहुत ही पोटेंट वेपनरी का जो इस्तेमाल है, आई थिंक उसकी वजह से सारे मुल्क जो हैं वो अब इस पे सोचने पे मजबूर हैं कि क्या वो अपनी इस जंग के अंदर अगर वो हिस्सा बने तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अमेरिकन्स अमेरिकन्स के अपने खुद ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। और जो उनके ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने अनाउंस किए थे, वो अगर ऑब्जेक्टिव थे तो उसमें से वो कुछ भी हासिल नहीं कर सके। तो इसलिए जी एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि हर आने वाले दिन के साथ इसकी कम्प्लेक्सिटी में जो है वो इजाफा हो रहा है। ये बात तो दुरुस्त है आबिद साहब। हर आने वाले दिनों के साथ साथ और अगर यूं कह दिया जाए कि हर आने वाले लम्हों के साथ जिस तरह से इस हवाले से डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जैसे कि आबिद साहब भी बात कर रहे थे कि इसमें मुसलसल एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। मशरिक़ वस्ता के हवाले से जो सिनेरियो है वो डेवलप हो रहा है। तो आबिद साहब, यकीनी तौर पर अमेरिकी सदर नेटो और चीन को धमकियाँ दे रहे हैं, क्या ये धमकियां कारगर साबित हो सकती हैं? क्योंकि हम डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशंस के लेंस से देखें तो रियलिज्म की हद तक तो फिर ये कुछ हद तक बातें दुरुस्त साबित होती हैं जब जंग के इस तरह के सिनेरियो में होते हैं। लेकिन चीन तो खुद एक बड़ी ताकत है, तो किसी धमकी के बलबूते पर अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना तो ज़ाहिर किसी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। जी आपने सही कहा। देखिए अगर हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन के लेंस से देखें और हम इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करें तो इस वक्त बहुत क्लियर है कि दुनिया जो है वो जो नियो लिबरलिज्म में चली गई थी अब वो नियो रियलिज्म की तरफ दोबारा वापस आ गई है। और जो रियल पॉलिटिक है वो प्ले कर रहा है, चे जाए कि बाकी जो कैपिटलिज्म और नियो लिबरलिज्म और लिबरलिज्म की जो कह लीजिए कि जो पहले था, जिस तरह से दुनिया हमें लग रहा था कि शायद उस तरफ चली जाएगी, स्पेशली
आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो चाइना को के साथ साथ देखें, अमेरिका तो बहुत सारे को धमकियां दे रहा है। उसने तो नेटो को भी कहा है, उसने तो इंग्लैंड को भी कहा है, और चाइना को भी उसने कहा है कि अगर आप इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने में हेल्प नहीं करेंगे, तो जो समिट है बिटवीन यूएसए एंड अमेरिका, इट विल नॉट टेक प्लेस। तो चाइना का अभी तक अगर आप देखें तो चाइना की जो रिस्पांस है, या जो चाइना ने जिस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी अपने आप को वर्बलाइज किया है, वो बहुत समझदारी से। चाइना ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। चाइना ने अगर स्टेटमेंट दी है तो यूएन के अंदर दी है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, क्योंकि चाइना जो है वो ये कहता है कि जो दुनिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जिसका मेन पिलर और कार्डिनल पिलर जो उसका यूएन है, उसके तहत चीज़ों जी। को मूव करना चाहिए। और अमेरिका, और जो कि वर्ल्ड ऑर्डर का भी एक तरीका है, जबकि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड डिसऑर्डर में, आपको याद होगा कि वो ना सिर्फ कि वो उसको अंडरमाइन करता है यूएन को, बल्कि कुछ अपनी यूएन बनाने की भी दर पे थे कि जी हमारी एक अपनी यूएन, यूनाइटेड नेशन टाइप एक चीज़ हो, जिसमें कंट्रीज हों जो अमेरिका की बैंड वैगन का हिस्सा हों, और वो जो सारे इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है उसको स्टीयर करें। सो इसलिए ये जो ओपिनियन है दोनों का वो बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन क्योंकि ना चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंट करना चाहता है इस रीजन के अंदर अमेरिका को, और ना ही अमेरिकन कोई उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये जो कन्फ्लिक्ट है वो स्पाइरल आउट कर जाएगा, पर्टिकुलरली इस रीजन से बाहर निकल जाएगा, अच्छा जो कि आबिद बहुत लतीफ साहब, खतरनाक बात है। लेकिन अमेरिका ये की जरूर इस है कि वक्त चाइना सिचुएशन की आपको सारी की क्या सारी नजर आती है? जिस तरह से चीन से ट्रंप साहब मदद मांग रहे हैं, अब्बास अरागची ने भी यही कहा कि अब अमेरिका घुटने टेकने के लिए तैयार हो गया है, और दूसरी जानिब सदर ट्रंप भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि वो ईरान से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद ईरान इस मूड में नजर नहीं आ रहा कि वो ट्रंप से बात करे। आपको क्या लगता है कि ट्रंप का अब ये अंदाज क्या ये इशारा कर रहा है कि ट्रंप बैकफुट पर जा रहे हैं, ये जंग के खतरात से अब थोड़ा बाहर निकल रहे हैं? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ट्रम्प जो है वो ऑफ रैंप लेना चाहते हैं, क्योंकि ना तो उनको अब इंटरनली सपोर्ट मिल रही है। पूरे अमेरिका में भी लोग खुल के कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन इजरायली लॉबी के प्रेशराइज करने की वजह से, और वो लॉबी जो उनके बहुत करीब है, जो उनके चंद करीबी लोग हैं, जिसमें कौशनर भी शामिल हैं, जिसमें उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं, और भी तीन चार लोग, सोलन भी शामिल हैं, तो तीन चार लोग हैं जिन्होंने उनको बहुत, जो उन्होंने खुद भी कहा कि जी मैंने तो इनके कहने पे ये किया है। तो इसलिए ये जो है अब उधर भी पॉपुलैरिटी का इशू है। फिर जो देखें, अमेरिकन डोमिनेंस थी पूरी दुनिया में, जो कहा जाता था उसका मिलिट्री माइट का, उसका भी पोल खुल गया है, क्योंकि अब जो वेपन आ गए हैं उनसे आप मिजल्स से, या लेटेस्ट जो वेक्टर्स हैं, या रडार्स से, या बाकी चीज़ों से आप उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं, इनका जो रडार का क्रॉस सेक्शन है वो इनको ट्रेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। फिर ये जो जिस तरह के मिज़ल हैं, जो कि आप जितना मर्जी आप डिफेंसिव सिस्टम रख लें, क्योंकि जब वो हाइपरसोनिक हो जाते हैं और जब वो मैक 10 या मैक 13 को क्रॉस करते हैं अपने टर्मिनल फेज में, तो फिर बहुत मुश्किल है उनको रोकना। तो इसलिए ये जंग मेरा ख्याल है ये नए वेक्टर्स के साथ किसी भी मुल्क के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। फिर अगर आप देखें तो इवन जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो पर्शियन गल्फ में आया था, अब वो बहुत पीछे चला गया, बल्कि अब तो खबर ये है कि वो शायद वहां से भी वापस अटलांटिक की तरफ चला जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि अब जो सबमर्सिबल ड्रोन्स हैं जो कि पानी के अंदर आते हैं, जिस तरीके से जो वेपनरी है, तो वो ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स को वहां पे लाना समुद्र में, तो वो एक वाइट एलिफेंट, एक डेड एलिफेंट बन जाता है, जो कि कहीं से भी कभी भी हिट हो सकता है। तो इन सारी अगर आप बैकग्राउंड में देखें, तो आपने कन्वेंशनल एरिया में रहते हुए, कन्वेंशनल स्पेक्ट्रम में रहते हुए, एक तरह से नॉन कन्वेंशनल वॉर लड़नी है। नॉन कन्वेंशनल मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जो ये नए वेपन्स के ऐड होने से जो एक नॉन कॉन्टेक्ट वॉर हो गई है, ना ये बॉर्डर पे हो रही है, बल्कि ये तो वो दो वेक्टर्स जो हैं उनको प्ले आउट किया जा रहा है। तो बिल्कुल इसलिए ये मैं समझता हूँ अमेरिकन के लिए इसको इसको परसू करना, इसको मजीद दुरुस्त बात तूल है। देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उसके पास 21st सेंचुरी की जंग जो है वो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वेपन अच्छा, से तो लड़ रहा है। यही देखिए तो आप बी यही वन बी सवाल टू भी बिल्कुल आबिद साहब, चूंकि आप इस पर ऑलरेडी बात कर रहे हैं तमीद बांध के, तो मैं चाहूंगी कि ये भी जरा ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि G7 रहनुमाओं ने सदर ट्रंप से वजाहत मांगी है कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के मकासद क्या हैं वो तो वाजे करें। आप समझते हैं क्या सुपर पावर अमेरिका, अब जैसे कि आपने पहले भी इस हवाले से बात की है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आइसोलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? इस हवाले से आगे क्या एक रोल हम देख सकते हैं G7 रहनुमाओं का?
जी देखें, ये क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं थे, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो कबाल है, जो कि उनका पॉलिटिकल कबाल है, जो उनके बहुत करीबी एक किचन कैबिनेट है, उन्होंने ये और उनको ज़ाहिर है परसू किया नेतन्याहू ने और इसराइल ने आज से परसू नहीं किया जी। अगर आप पिछले 4 डिकेड से देख लें तो जो इसराइल है उसके कोई भी प्राइम मिनिस्टर वो यही अमेरिका को कहते आ रहे हैं कि जी ईरान के ऊपर अटैक करें। और जब से नेतन्याहू आए हैं, नेतन्याहू ने तो अपने हर आप कह लीजिए कोई भी जब सिचुएशन इस मिडल ईस्ट में क्रिएट होती है तो उनमें उसका उनका जो उनके नज़दीक जो हल होता है वो यही था कि जी ईरान पे आप हमें अटैक करना चाहिए और अमेरिका को अटैक करना चाहिए, वेस्ट को अटैक करना चाहिए, कोलेशन को अटैक करना चाहिए। और अब उन्होंने अमेरिका को परसू कर लिया। लेकिन अब देखें तो जो एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है इसराइल का वो बहुत डिफरेंट है इस रीजन में, और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। लेकिन अमेरिका ने जब लाइन टो की है इसराइल की तो अब उसके लिए प्रॉब्लम हो गया। एक तो उसकी जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो अंडर क्वेश्चन आ गई है, उसका जो इकोनॉमिक आप कह लीजिए स्टेमिना है वो अंडर क्वेश्चन आ गया है, उसकी जो इंटरनल सिचुएशन है, जो इंटरनल उसकी आप कह लीजिए कि जो ओपिनियंस हैं उसकी पॉपुलेशन के, वो अब अंडर क्वेश्चन आ गए हैं। फिर उसका जो अलायंसेस हैं वो अब उसका साथ नहीं दे रहे क्योंकि वो अलाइन नहीं है इसके साथ। अब जो देखिए इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस इलाके के अंदर एक क्योस बर्पा करना है। इसराइल जो है वो ऐसी एक बिनाइन टेरिटरी बनाना चाहता है इस इलाके के अंदर, जहाँ पे जो मुल्क हैं उनकी कोई भी जो आप कह लीजिए जो सिक्योरिटी की या जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, वो डिफैंग हो जाए, और फिर उसको वो समझता है कि वो उसके लिए बिनाइन सिक्योरिटी जोन होगा। और वो जो उसका अपने इलाके जो उसके अंदर जी। शामिल हैं, जैसे जो उसके बिल्कुल वेसिनिटी के अंदर हैं, जैसे गजा का इलाका है, लेबनान का इलाका है, पैलेस्टीन का इलाका है, उन पे वो कब्जा करना चाहता है। यही कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इसराइल का कि द इनर बिल्कुल। सर्कल में वो टेरिटरी गेन करे और आउटर सर्कल में वो इन्फ्लुएंस इतना कर ले, और इन्फ्लुएंस उनको बिनाइन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट से उनको डीफैंग करके सारी स्टेट्स को। और उसमें अब ईरान रह गया था तो उसने ईरान को के अंदर क्योस बर्पा कर, रिजीम चेंज कभी भी मकसद नहीं था, ना वो कर सकते हैं, उनको भी ओके। पता है। तो अब वो सारे मकसद तो जो उन्होंने अनाउंस किए थे, रिजीम चेंज का था, डिग्रेड करने का था ईरान की कैपेबिलिटी की, जिसमें वो मिसाइल फायर कर सके, ड्रोन फायर कर सके, उनकी इंडस्ट्रियल बेस को ख़त्म करने का एक एम था। फिर उनकी जो लीडरशिप है सारी की सारी बिल्कुल उसको डिकैपिटेट करने का एम था, इंक्लूडिंग दुरुस्त बात है, द इसीलिए जी सुप्रीम सेवन भी लीडर। तो वजाहत वो तलब कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त समीत बांध के एक टाइमलाइन के साथ आपने ये तमाम तर चीज़ें हमारे तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया। आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही मुफस्सिल तज्ज़िया आपने समा के नाज़रीन के सामने रखा।